हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। संविधान के भाग 2 में आता है हमारा नागरिकता, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे दोहरी नागरिकता, जिसमें POI, OCI और NRI वगैरह टर्म्स जो हैं इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी जरा सा जानेंगे। और लास्ट में NRC और CAA, इसको भी शॉर्ट में हम लोग समझ लेंगे। नागरिकता को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नागरिकता जिस नागरिक को दी जा रही है वो नागरिक क्या होता है। देखिए, किसी भी देश में निवास कर रहे कोई भी व्यक्ति जिसे उस देश की सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम लोग नागरिक कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अब जैसे कि राजनीतिक अधिकार में क्या हो गया, सबसे बड़ा अधिकार उसका वो होगा राजनीतिक अधिकार कि वो वोट दे सकेगा। और जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सारी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। आर्थिक अधिकार में ये आ जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है कितनी सारी आर्थिक पैकेज वगैरह लॉन्च करती है और योजनाएं वगैरह लॉन्च करती है, तो उसका जो बेनिफिट है उस देश का नागरिक ही ले सकेगा। और जैसे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करनी है, कई जगह जो है पूरे देशों में घूमना है या बिजनेस करना है, तो उसके लिए जो है उसको अधिकार प्राप्त होंगे, तो वो नागरिकता के कारण। और सामाजिक संस्थाएं बना सकता है, समाज में किसी भी समाज में घूम फिर सकता है। ओके, तो ये जो अधिकार है एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो नागरिकता वह है जो कि ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति किस देश का नागरिक है। आई होप आपको सिंपल फॉर्म में आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अरस्तु ने भी नागरिक को लेकर एक डेफिनेशन दी थी, उसको भी आप सुन लीजिए। नागरिक राज्य में वह व्यक्ति है जिसको राज्य के प्रबंध विभाग तथा न्याय विभाग में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। यह अरस्तु द्वारा दी गई थी। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इस तरफ से डेफिनेशन किसने दी थी, तो आप उसको लगा सकते हैं। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब आप एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक ही देश की जो है नागरिकता रख सकते हैं, दो देश की नागरिकता नहीं रख सकते। तो भारत का जो है एकल नागरिकता जो ली गई है ये ब्रिटेन से ली गई है। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अगर कोई भी कानून वगैरह बनाती है तो वो आर्टिकल 11 के तहत ही जो है संसद बनाती है, राज्यसभा और लोकसभा वगैरह। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सारे जो अनुच्छेद है इससे रिलेटिव, इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, अनुच्छेद 5 जो है वो बताता है कि संविधान लागू होने के समय क्या नागरिकता रही थी। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में, जो कि ये बताता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 7 बताता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में। और अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है उसके बारे में बताता है। और देखिए, अनुच्छेद 10 जो है ये नागरिकता बने रहना इसके बारे में बताता है। और अनुच्छेद 11 संसद की क्या पावर रहती है नागरिकता को लेकर वो बताता है। तो ये सारे जो अनुच्छेद है इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इसको ट्रिक से भी याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। शुरू के अक्षर देख लीजिएगा, शुरू का ये सभी ले लीजिए और यहाँ से पाकिस्तान। देखिए इस तरीके से सभी, पाकिस्तान, भाभी। तो सभी पाकिस्तान क्या है? भाभी है। फिर आप बोलोगे ना 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 ना, इनको समाप्त करना और इनके बने रहना, उसकी पावर तो हमारे इंडिया के पास है, क्योंकि भैया यहीं के हैं। पावर मतलब शक्ति। ओके, समझ गए? तो ये एक ट्रिक है, लॉजिक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। आप अपना भी लॉजिक बना सकते हैं। तो सभी पाकिस्तानी, भाभी, ना ना, पावर हमारे पास है, यानी कि भैया तो हमारे ही है भारत के। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। तो संविधान लागू होने के समय की जो नागरिकता है उसके बारे में अनुच्छेद 5 हमें बताता है। देखिए, संविधान लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को ऐसा कोई भी व्यक्ति वह भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में क्या हो? अधिवास हो, यानी कि वो भारत में रह रहा हो। उसका या उसके माता पिता से किसी का भी जन्म जो है भारत में हुआ हो, ये बताता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 5। या ये कह लें कि जो कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास कर रहा हो, मतलब आज़ाद होने से पहले से भी अगर वो 5 वर्ष से रह रहा है। मान लो जैसे कि 26 जनवरी 1950 को जो है ये हमारा संविधान लागू हुआ, अगर उससे 5 वर्ष पहले यानी कि 1945 में से अगर रह भी रहा हो यहाँ पर, तो वो भी भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये नागरिकता के बारे में जो हमारा अनुच्छेद 5 बताता है। देन अनुच्छेद 6 के बारे में बात करें तो इसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है ये।
देखिए भारत पाक का विभाजन जो हुआ था 3 जून को हुआ था। डेट आपको याद रखनी है, डेट भूलना नहीं है, कई बार जो है पूछ लिया जाता है। तो 3 जून को जो हुआ था भारत पाक का विभाजन हुआ था। इस समय जो है वही लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के गवर्नर थे आखिरी वाले, तो इन्होंने जो है अनाउंस करा था कि भारत और इंडिया पार्टीशन हो गया है 3 जून से, और 15 अगस्त जो है 1947 को इनको आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो परमिट पद्धति लागू हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1948 तक। अब देखिए परमिट पद्धति क्या है। भारत सरकार ने परमिट पद्धति लागू की, अंतिम बार कोई भी भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ सकता है। यानी कि जो ये परमिट पद्धति दी गई है 19 जुलाई 1948 या इससे पहले कोई भी अगर जो है पाकिस्तान का इंसान भारत आ सकता है, या भारत का कोई भी इंसान जो है यहाँ पर जा सकता है। तो ये 19 जुलाई को भी अगर आएगा तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है, या भारत का जो नागरिक है वो पाकिस्तान जा सकता है। कब? परमिट पद्धति लागू जब से हुई तब से। ओके, देन पाकिस्तान से भारत आया ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो कि 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले भारत में आया हो। ओके, या फिर देख लें या उसके माता पिता या दादा दादी का जो जन्म है वो अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत मतलब देखिए उस समय जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो उसमें हमारे पाकिस्तान भी आता था और बांग्लादेश भी आ जाता था। तो टोटल ये मिला के क्या होगा, हमारा अविभाजित राज्य भारत होगा। ओके, तो इससे पहले जो ये यहाँ पर निवास कर रहा हो अविभाजित राज्य में, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता था। कब? परमिट पद्धति से पहले आ जाए या परमिट पद्धति के टाइम ही आ जाए। ओके, देन बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 7 के बारे में। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन 3 जून को वही हुआ था, परमिट पद्धति लागू वही 19 जुलाई 1948। तो ये दो डेट तो आप रट ही लीजिएगा। भारत सरकार ने परमिट पद्धति लागू के अंतिम बार वही है पाकिस्तान से गए भारत वालों के लिए और भारत से अब गए हुए पाकिस्तान वालों के लिए। ओके, तो भारत से पाकिस्तान गए ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो कि 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले भारत वापस आ सके। ओके, ये उसी के बारे में बताता है। लगभग दोनों सिमिलर ही हैं, जो 6 हैं और 7 है। ओके, बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। तो विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 बताता है। तो संविधान लागू वही डेट है और 26 जनवरी 1950 को विदेश में निवासरत व्यक्ति को ये जो है नागरिक वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसको भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। मतलब देखिए 26 जनवरी 1950 में अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में रह रहा है, कोई भी देश में रह रहा है, तो लेकिन उसका जन्म कहाँ पर हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो वो क्या होगा, हमारे देश का नागरिक होगा। उसको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कहाँ पर पैदा हुआ है, वो इंडिया में पैदा हुआ है। ठीक है, ये अनुच्छेद 8 बताता है। अनुच्छेद 9 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ये बताता है कि आखिर नागरिकता किस तरह से समाप्त हो सकती है। ओके, तो नागरिकता समाप्ति के लिए कौन बताता है, वो बताता है अनुच्छेद 9। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 9 में ये 5 जो है तरीके बताए गए हैं जिसके माध्यम से जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। या तो वो स्वेच्छा से समाप्त कर दे, ओके, छोड़ दे, किसी दूसरे देश की नागरिकता कर ले। ओके, और या तो दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, या गलत सूचना देने पर, गलत इन्फॉर्मेशन देने पर। मतलब कि कोई इंसान यहाँ पर रह रहा है लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बना के रह रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि हम लोग यहाँ के सिटीजन है, तो गलत सूचना देने पर भी जो है उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सेडिशन पर, देशद्रोह साबित होने पर जो है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत सरकार को बिना सूचित किए जो है 7 वर्ष से अधिक विदेश में रहने पर जो है वो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब आप सरकार की बिना परमिशन से लिए अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली इंडिया की खत्म हो जाएगी। ओके, तो यही इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, और बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। तो ये नागरिकता बने रहने के बारे में बताता है। यदि आप अनुच्छेद 9 के जो है किसी तरीके को नहीं अपनाते हैं तो आपकी जो नागरिकता है बनी रहेगी। अब देखिए नागरिकता हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जो ये नागरिकता है, नागरिकता समाप्त कैसे होती है और नागरिकता बनी कैसे रहेगी, लेकिन अगर हमें नागरिकता प्राप्त करनी है तब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी कई हैं। पहला तो आप मान सकते हैं निवास। देखिए सभी देशों में ऐसा नियम है कि राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक जो है निवास करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, मतलब उनके समय के अनुसार। जैसे हमारे इधर भी नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस है, अगर कोई इंसान 11 वर्ष तक रहता है तो उसको अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा आप कह सकते हैं विवाह यानी कि मैरिज। देखिए अगर किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उस स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता मिल जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और तीसरा जो है वो संपत्ति। देखिए कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में जो है अगर कोई व्यक्ति वहां संपत्ति खरीद लेता है तो वो नागरिक प्राप्त हो जाती है, उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब आप बाहर देशों में देखोगे ना, जहां पर यूरोप वगैरह है, वहां पर अगर आप जमीन खरीद लेंगे तो वहां के आप देश के नागरिक भी हो जाते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है। चौथा आप देख सकते हैं नौकरी। देखिए अगर एक व्यक्ति निश्चित अवधि तक किसी राज्य में नौकरी कर लेता है तो वो वहां का नागरिक बन जाता है। ये ओवरऑल मैं अपने देश की नहीं बता रहा हूं, ये ओवरऑल बता रहा हूं सारे देशों की कंट्री के हिसाब से। और उसके बाद पांचवा विजय। विजय यानी कि देखिए अगर किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य पर विजय प्राप्त कर लो तो पराजित राज्य के जो लोग हैं वो विजय राज्य के नागरिक कहलाएंगे। मतलब कि कोई देश अगर किसी देश पे आक्रमण करता है और उस देश को जीत लेता है तो उस देश के ऑलरेडी जो नागरिक है वो हमारे देश के ही हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से जो है ये जो है कहता है। उसके बाद छठवा आता है गोद लेने से। अगर कोई व्यक्ति विदेशी बच्चे को गोद ले लेता है तो बच्चे को माता पिता की जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये जो 6 प्रावधान है जिसके माध्यम से जो है हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अनुच्छेद 11 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि संसद को ये शक्ति देता है कि नागरिकता से रिलेटिव क्या क्या कानून बनाने हैं, क्या क्या चीज़ है उससे संशोधन वगैरह करने हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए ये कानून में ही अधिकतर जो है फेरबदल किए जाते हैं, अध्यादेश लाए जाते हैं या जो है इसमें अमेंडमेंट करे जाते हैं। ओके, और देखते हैं क्या है। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून में जो है अभी तक 5 बार नहीं 6 बार संशोधन हो चुका है। वो कब कब 1986 में, 1992 में और 2003 में, 2005 में, 2015 में और रिसेंटली 2019 में हुआ था, जिसे हम लोग CAA के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी आगे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है बताया गया है। देखिए भारत नागरिकता अधिनियम 1950 के अनुसार 5 तरीके से जो है नागरिकता दी जा सकती है। जन्म, वंशानुक्रम के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, पंजीयन व देशीकरण, नेचुरलाइजेशन और भूमि अधिग्रहण के आधार पर। ये 5 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन सिटीजन एक्ट है हमारा 1950 का, उसके अनुसार कौन कौन से 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये 5 तरीके के अलावा अगर वो तीसरा चौथा कोई आता है तो वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये 5 ही एक ऐसे कारण है जिनके माध्यम से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है। देन बात करें, एक एक करके डिस्कस करें जन्म के आधार पर। ठीक है, भारत में जन्मा ऐसा व्यक्ति जिसके पिता भारत के नागरिक हों तो उन्हें भारत की नागरिकता जो है वो दी जानी चाहिए। देखिए 1986 में संशोधन किया गया और पिता या माता यानी कि दोनों में से किसी की भी संतान होगी तो उसको जो है ये भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वंशक्रम या रक्त संबंध के आधार पर। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके पिता भारत के नागरिक हों या उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। ओके, और संशोधन इसमें कब हुआ था? वो हुआ था 1992 में। ओके, इसमें पिता या माता दोनों को जोड़ दिया गया था। भारत में सर्वाधिक नागरिकता वंशक्रम व रक्त संबंध के आधार पर दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि सर्वाधिक नागरिकता किसके आधार पर दी जाती है तो वंशक्रम व रक्त संबंध के आधार पर दी जाती है। पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर। देखिए पंजीकरण के आधार पर जो है 2 लोगों को नागरिकता दी जाती है। एक तो वो जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हों, मतलब भारत में जन्म हुआ लेकिन विदेश में रह रहे हों काफ़ी लंबे समय से। विदेशी मूल के ऐसे व्यक्ति जिसने भारत के पुरुष या महिला से विवाह कर लिया हो और वह 5 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो तो उसको भी जो है नागरिकता मिल जाएगी। देखिए 2003 में संशोधन हुआ था और 2015 में इसमें संशोधन हुआ था। अब बात करते हैं देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो है उसको नागरिकता प्राप्त करी जाएगी। देखिए ये क्या कहता है, विदेशी मूल का कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष पूर्व जो है भारत में रह रहा हो तो उन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें संशोधन हो गया, 5 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष से इसको बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया। फिर 2015 में इसको जो है फिर से संशोधन कर दिया गया तो 10 वर्ष से बढ़ाकर क्या 11 वर्ष कर दिया गया था। यहाँ पर 11 कर लीजिएगा, 11 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन अगर आप अभी CAA देखोगे ना तो वो पूरा इसी से ही आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या कर रहा था, जो 3 देश थे आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो यहाँ से आने वाले जो नागरिक हैं उनकी जो नागरिकता देने की जो अवधि कर दी गई थी वो 6 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 6 वर्ष कर दिया। अब उनको 11 वर्ष नहीं रहना पड़ेगा, उनको 6 वर्ष देना पड़ेगा। ठीक है, 6 वर्ष के बाद जो है उनको यहाँ के नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 3 देश, अभी हम लोग आगे CA पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसके माध्यम से जो है MF हुसैन को मिली थी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं भूमि अधिग्रहण। यदि देखिए भारत सरकार विदेशियों से भूमि अधिग्रहित करेगी तो उसके नागरिक जो है स्वतः ही जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। मान लीजिए कोई भी राज्य या बगल वाला कोई देश है, मान लीजिए अगर पाकिस्तान को ही हम लोग जीत लेते हैं
और वो उसको हम लोग अपने अधीन कर लेते हैं, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो ऑलरेडी हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे। जैसे कि देखिए गोवा, गोवा में हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा को आज़ाद होने में जो लगे थे 1965 में करीब जो है वो आज़ाद हुआ था। आप समझ रहे हैं? तो अब गोवा आज़ाद हुआ तो वहाँ के नागरिक कहाँ के नागरिक हुए? हमारे इंडिया के नागरिक हुए। ऐसे दमन और दीव, दादर नागर हवेली, सिक्किम और पौंडीचेरी, ये जो है बाद में हुए, बाद में आज़ाद हुए थे। अब इनकी अब आज़ाद हो गए तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ के हो गए? हमारे हो गए, क्योंकि हमने जीता था उसे। तो ये आपको समझना आ जाना चाहिए। ओके, बात करते हैं दोहरी नागरिकता के बारे में। देखिए भारत में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, मतलब दो सिटीजनशिप नहीं होती है यहाँ पर। भारत में जो है एक ही नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप की जो है प्रावधान है, यानी कि प्रोविज़न है। तो देखिए इसमें आपको 3 टर्म्स जो है ये यूज़ होती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। PIO, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, वह जो कि भारत के नागरिक हों, ये नहीं हटा दीजिएगा, इसमें वह लोग आते हैं मतलब भारत के नागरिक हों। ओके, OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब इसमें वो लोग आते हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं। और तीसरे आते हैं NRI यानी कि नॉन रेसिडेंटल इंडिया। ओके, तो जो कि इंडिया में नहीं रह रहे हो, मतलब भारत के वह नागरिक जो विदेश में रहते हैं लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो यहीं पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स को हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PIO और जो OCI है, इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। अगर फुल फॉर्म इसका देखें तो भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI के बारे में बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि समुद्र परिय भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय नागरिक भी आप इनको कह सकते हो। और इसका उपनाम ही है दोहरी नागरिकता कार्ड। अभी क्यों पढ़ा था, अभी आगे आप इसको देखोगे। परिभाषा के बारे में बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा हो तो वो PIO का दर्जा प्राप्त कर सकता है, या जिनके पास जो है भारत का पासपोर्ट हो तो उन्हें जो है PIO का दर्जा दिया जाता है। इसमें बात करें तो 26 जनवरी 1950 में जो है भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी या जो है उसके पश्चात विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उन्हें जो है OCI का दर्जा दिया जाता है। बात करें जन्म के बारे में तो देखिए भारत में जन्म लेना जरूरी नहीं है इसके लिए, लेकिन इसमें भारत में जन्म लेना जरूरी है। मतलब एक तरीके से इसमें क्या होता है कि कोई इंसान अगर भारत में जन्म लेता है लेकिन वो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको OCI की कैटेगरी में रखा जाता है। अवधि के बारे में बात करें तो 15 वर्ष की जो है वीज़ा कहलाता है, इसका 15 वर्ष की अवधि रहती है। और हर 6 महीने में जो है नज़दीक पुलिस को जो है सूचना देनी होती है। और लाइफ में सिर्फ एक ही बार जो है PIO मिलता है, जबकि बात करें OCI, ये लाइफ टाइम के लिए वीज़ा रहता है। ओके, और इसको लाइफ टाइम वीज़ा भी कहते हैं। और बात करें भारत में प्रवेश के लिए जो है वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, और इनको भी जो है वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम देखें तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा करी थी। नासिर हुसैन जो कि क्रिकेटर थे तो इनको 1999 को इंग्लैंड से टीम जो है भारत आई थी। ओके, और बात करें इसके में ये 2003 में LM समिति की सिफारिश पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इसकी घोषणा करी थी। भारत का पहला OCI कार्ड जो था वो निर्मति राय को मिला था, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। बात करें हम लोग अधिकार के बारे में तो आर्थिक व शैक्षणिक अधिकार प्राप्त होते हैं इन लोग को, और इनको चुनाव लड़ना, मत लेना और मत देना, कृषि, इन तीनों को छोड़कर जो है सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। और देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 इनके अधिकार इनको दिए नहीं जाते हैं। ओके, आपको समझना है मौलिक अधिकार में जो आपके 15, 16 और 19 और 29 आते हैं, ये अधिकार उनको नहीं दिए जाते हैं। देश के बारे में बात करें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, तो इन देशों को छोड़कर विश्व के जो है सभी देशों को PIO दिया जाता है। ओके, कौन कौन से जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनको जो है PIO नहीं दिया जाता। 16 देश को जो है OCI दिया जाता है, जो कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। अभी इनको हम लोग मैप से देखते हैं। देखिए 16 देश में रहने वाले जो OCI दर्जा दिया जाता है तो वो कौन कौन से देश हैं? कनाडा, USA, आइसलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इजराइल, यूनान, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और इटली। ये 16 देश हैं ओके, जिनको OCI जो है कार्ड दिया जाता है। ठीक है, देन बात करें PIO के बारे में तो वो 7 देश कौन से हैं? इसमें वही हमारे पड़ोसी देश आ जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ओके, तो इनका मैप की स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इसमें जो संशोधन हुआ था 2015 का वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 15 में भी मेजर जो है इसमें संशोधन हुए थे, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर जो है 6 जनवरी 2015 को हुए थे।
इस अध्यादेश के तहत भारतीय नागरिक अधिनियम में निम्न संशोधन किए गए थे और भारत नागरिकता के लिए की जो समय सीमा है वो जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर जो है एक ही टाइप दिख रहा है, एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो भारतीय नागरिकता के लिए जो है लगातार जो है 11 वर्ष तक जो है भारत में रहने की शर्त अधिकतम जो है 30 दिन की छूट अध्यादेश के तहत जो है प्रदान किया गया था। और बात करें IOC के बारे में तो इंडियन ओवरसीज और जो PIO है यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और जो OCI है ओवरसीज सिटीजन, देखिए इनका विलय कर दिया गया था इस संशोधन के तहत। इसको IOC बना दिया गया था, इंडियन ओवरसीज कार्ड। तो याद रखना है इंडियन ओवरसीज कार्ड क्या है, ये PIO और जो OCI है इनका विलय है रूप है। ओके, देन बात करें विलय के बाद जो PIO कार्ड धारक को भी जो है वह सुविधा मिल सकेगी जो OCI कार्ड धारकों को मिलती थी। और OCI कार्ड के धारकों को जीवन भर वीज़ा और जो भारत में काम करने की जो इजाज़त है वो होती है। अब जो है PIO जो कार्ड के धारक हैं इनको भी आजीवन का वीज़ा प्राप्त हो जाएगा। कब जो संशोधन हुआ था 2015 उसके बाद, याद रखना है आप लोग को। इसके बाद भारतीय मूल के लोगों को स्थानीय थाने में हाजिर होने की शर्तों से जो है छूट देने का प्रावधान इसमें किया गया था। प्रवासी भारतीय नागरिकों OCI के बच्चे या पोतों या पोतियों या परपोते या पोतियों के प्रवासी भारतीयों नागरिक के तौर पर जो है पंजीकरण का अधिकार होगा। धारा 7A के तहत जो है पंजीकरण प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि OCI के पति या पत्नी को प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो पास हुआ था लोकसभा से जो हुआ था 2 मार्च को और राज्यसभा से 4 मार्च को हुआ था और फाइनली जो है राष्ट्रपति के शासन हुए थे। तो ये कोई भी बिल जो है पहले कोई भी सभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है, निम्न सदन उच्च सदन में प्रस्तुत किया जाता है, फाइनली वो एक्ट तब बनता है जब राष्ट्रपति का उसमें साइन हो जाता है। ओके, बात करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में। तो देखिए भारत के आर्थिक विकास हेतु भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1905 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है वकालत करके भारत वापस लौटे थे, जिनकी याद में जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब आता है, 9 जनवरी को आता है, आपको ध्यान रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस मानने की संकल्पना किसकी है, वो है लक्ष्मीकांत सिंघवी की। लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति की सिफारिश पर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है 2003 से जो है प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय दिवस जो है प्रवासी भारतीय दिवस उसका आयोजन किया जाने लगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। और प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन चलता है वो 7 से 9 जनवरी तक चलता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 2003 में दिन 3 से 14 तक प्रवासी दिवस मनाया गया था, ये प्रत्येक 1 वर्ष में हुआ था। और 2015 में घोषणा के बाद प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसको मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और बात करें आयोजन करता है इसका विदेश मंत्रालय रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा सम्मेलन जो है दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और जो महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ पर जो है 13वां जो आयोजन किया था वो गांधीनगर 2015 में किया गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना जो है। उसका लोगो है और अभी तक जो है टोटल 15 हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो उसको अपडेट कर लिएगा। जो 15 हुआ था वो वाराणसी में हुआ था जब कुंभ मेला लगा था। ओके, 15वां सेशन, तो उसको आपको ध्यान रखना है। देन हम लोग बात करते हैं NRC और जो है हमारा CA, इसको शॉर्ट में समझते हैं, एकदम शॉर्ट में, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है। अगर आप चाहेंगे इस पर डिटेल में वीडियो बनाना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर डिटेल पे भी वीडियो बना दूंगा। देखिए NRC है क्या, NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजन, मतलब एक तरीके का ये रजिस्टर है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन इस देश का है और कौन इस देश का नहीं है, एक तरीके से। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ लीजिए। फर्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर किया गया था 1951 में, खासकर की असम में इसको सबसे पहले कराया था। और रिसेंटली जो 2019 में जो है इसकी गणना करी गई थी, लगभग 20 लाख जो लोग हैं, 19 लाख लोग उनको बाहर का माना गया था, वो इंडिया के नहीं थे क्योंकि उनके पास प्रूफ वगैरह नहीं थे। ओके, तो ये जो है एक तरीके से ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन देश का है कौन देश का नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं CA के बारे में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। इसमें हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था कि जो तीन देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें जो जनता रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, उनमें जो परसिक्यूशन है, परसिक्यूशन यानी कि प्रताड़ित, धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित लोग हो रहे हैं उनको जो है हमारे देश की नागरिकता दे दी जाएगी।
ये मेन बात कर रही थी। तो वो धार्मिक में जो है सिर्फ मुस्लिम को अवॉइड करके जो है 6 लोगों को रखा गया था, वो थे हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन और पारसी। तो ये जो तीनों ये जो 6 लोग हैं, ये 6 धर्म के लोग अगर इस देश में प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो हमारे देश में आके हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बस मुस्लिमों को छोड़ के, क्योंकि ये जो तीनों राज्य देश हैं ये क्या है, ये एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। तो यहाँ पर जो प्रताड़ित हो रहे थे धार्मिक आधार पर, जो प्रताड़ित लोग हैं उनको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ये CAA के अंतर्गत कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको मालूम है कि अगर किसी देश की नागरिकता हो जाती है तो उसको क्या क्या जो है वो अधिकार प्राप्त होते हैं, आपको मालूम ही है। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए, ये तो एक रजिस्ट्रार है और CAA के माध्यम से जो हमारे 3 देश हैं, 3 देश के नाम याद रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हमारा पाकिस्तान, ठीक है। यही 3 देश से जो आएंगे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग जो हैं इन धर्म से रिलेटिव, उनको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए ये गलत है सही है, इसके बारे में जब हम लोग अलग से वीडियो बताएंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी सिंपली तौर पे हमको ये समझ में आ गया कि क्या है CAA। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।